हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल्ड स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर 2 और पार्ट 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ठीक है, तो पहले के पार्ट में मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। निलंबन वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील है तथा आँखों से देखा जा सकता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन वह पदार्थ मतलब कि जो पदार्थ होते हैं वो ना पानियों में किसी में भी घुलते नहीं है, जो पदार्थ आपस में घुले नहीं, ठीक है, और जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, वो क्या होता है? निलंबन। जैसे पानी को और मिट्टी को हम एक में मिलाते हैं तो क्या वो घुलता है? नहीं घुलता है, ठीक है, पानी दिखता है और वो, तो हम कह सकते हैं ये निलंबन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो निलंबन और पानी नहीं घुल रहे हैं, ठीक है, निलंबन है। तो उदाहरण आप देना होगा तो आप मिट्टी और पानी को जोड़ के बताएंगे। जैसे कि मैं इस चित्र में आपको दिखा सकती हूँ कि हमने जब इसमें पानी डाला और मिलाने की कोशिश करी तो देख सकते हो आप कि ये नहीं मिला हुआ, ये निलंबन के एकदम अघुलनशील है, ठीक। हाँ, तो अब हम करेंगे निलंबन के गुणधर्म कि निलंबन के गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि निलंबन के जो गुणधर्म है वो विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण क्या होता है मैं आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। और दूसरा इसका गुण है कि कण आँखों से देखे जा सकते हैं। क्या? कण जो है वो आँखों से देखे जा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कारण ये है कि कण प्रकाश किरण फैला देते हैं। जैसे कि ये जो कण होते हैं, जब हम इसमें सूर्य की रोशनी जाती है तो ये क्या करते हैं? प्रकाश की रोशनी को फैला देते हैं, जिससे कि ऊर्जा सारी ओर दिखने लगती है, ठीक। ये कण शांत अवस्था में नीचे बैठ जाते हैं। क्या होते हैं? ये जो कण होते हैं ये शांत अवस्था, अगर हम इसमें कुछ मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये शांत अवस्था में नीचे बैठ जाते हैं और इधर उधर नहीं घूमते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये कण जो होते हैं शांत अवस्था में नीचे बैठ जाते हैं। छनन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। और इनको जो निलंबन है हमारा, उसको अगर हम छन्नी से छानने की कोशिश करेंगे तो वो अलग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि छनन विधि द्वारा हम इसे पृथक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोलाइट के बारे में कि कोलाइट क्या होता है। यह एक विश्व समांगी मिश्रण है, ठीक है, ये विश्व समांगी मिश्रण है जिसके कण आकार इतना छोटा होता है कि आँखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, आँखों से नहीं देखा जा सकता है लेकिन प्रकाश फैला सकते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? जो प्रकाश की किरणें होती है ना वो फैला सकती है, ठीक है, जैसे रक्त, दूध, क्रीम आदि। तो ये जो क्या होती है, जो हमारे विषय कोलाइड होता है, कोलाइड जो किरणें होती हैं वो प्रकाश को फैला सकती हैं और इनको आंखों से लेकिन देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल प्रभाव, जब कोलाइड विलयन में प्रकाश पुंज कर गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण मैंने आपके सामने ये चित्र के द्वारा बताने की कोशिश करी है कि ये जो है, जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये जो छोटे छोटे कण ये आपस में इधर फैले हुए हैं ना, और ये क्या है? ये इन्हीं किरणों को हम कह सकते हैं कि ये टिंडल का बहुत ही अच्छा उदाहरण और बहुत ही अच्छा प्रभाव है। कि देखिए सूर्य की किरणें आ रही हैं और ये छोटे छोटे जो कण हैं वो फैल चुके हैं। तो ये जो है, ये जो प्रकाश की किरणें फैला रही है, ये क्या है? टिंडल। तो इसी को कहते हैं टिंडल का प्रभाव। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा टिंडल प्रभाव क्या है। तो जब आपसे पूछेगा तो आप उदाहरण के साथ एकदम स्पष्ट रूप से इसको लिखिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए आपके एग्ज़ाम में। अब हम पढ़ेंगे कोलाइट के गुणधर्म। कोलाइट ये एक विषय मांगी मिश्रण होता है। क्या होता है ये एक विषय मांगी मिश्रण होता है, ठीक है। विषय मांगी मिश्रण मतलब कि हम विषय मांगी मिश्रण, इसमें बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं। कणों का आकार छोटा होता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ये जो विषय मांगी मिश्रण होते हैं और कणों का आकार जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हम इनको आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। छनन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, और छनन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम इसको छानने की कोशिश करते हैं, पहले की जो था निलंबन में हमने उसको अलग करने की कोशिश करी, छनन विधि द्वारा अलग कर सकते थे। लेकिन कोलाइट के जो गुणधर्म है इसमें यह है कि छनन विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
पहला ये विषमांगी मिश्रण होता है, दूसरे कणों का आकार छोटा होता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और तीसरा क्या है, छनन विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भौतिक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हाँ, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही 5 मार्क्स के और एग्जाम्पल में आएंगे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की पहचान करिए या इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है भौतिक अवस्था तथा आकार, रंग, घनत्व, आकृति आदि में परिवर्तन। जैसे कि उसका आकार बदल जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, उसकी आकृति बदल जाएगी, उसका घनत्व बदल जाएगा, तो ये क्या होंगे, ये भौतिक परिवर्तन होंगे। जैसे कागज़ को फाड़ना क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। कि कागज़ था उसको हमने फाड़ दिया, क्या किया हमने, उसके आकार में परिवर्तन ला दिया, तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। उसी तरह के पेड़ को काटना, पेड़ था एकदम पूरा अच्छे से नेचुरली, ठीक है, तो उसको क्या किया हमने, काट दिया। अब क्या किया, उसके आकार, उसका देखो आकार तो चेंज हुआ ही हुआ, उसके रंग भी चेंज होंगे, तो ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन क्या है और समझ भी गए होंगे। जब पूछेगा तो आप एग्जाम्पल में अच्छे से लिखेंगे। जैसे मैंने ये चित्र लगा दिया, देखो कागज़ को फाड़ना चित्र के द्वारा मैं आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी, इसलिए मैं बहुत ही इंटरेस्टेड चित्र यहाँ पे चिपकाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए कागज़ को फाड़ दिया और ये पेड़ को काटा, ठीक है, किसी से भी काटो पेड़ को, पर पेड़ कट रहा है, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। तो क्या, और ये कागज़ फट गया, ये क्या है। अब बात करने वाले हैं हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक संगठन में परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक जो संगठन होते हैं उसमें परिवर्तन। जैसे कि लकड़ी का जलाना, अगर कोई भी पदार्थ है उसको हम जला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। और लोहे पर जंग लगना, ये जो लोहे पर जंग लगा वो मैं आपके सामने चित्र दिखा रही हूँ, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन का एक सुंदर सा उदाहरण कि ये हमारे रासायनिक परिवर्तन है। इस पर ये देखो जंग लग गया, तो ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। जंग आपको पता ही है कि जंग किसे कहते हैं। और लकड़ी का जलना, देखिए लकड़ी का जलना, यहाँ पे लकड़ी जल रही है और हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन का एक सुंदर सा उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं तत्व के बारे में। 1 नंबर के पूछते हैं ये क्वेश्चन, ज़्यादा तो नहीं आते लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि तत्व क्या है, तत्व को किसने, तत्व। अब हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग रोबर्ट वायन ने 1661 ईसा में किया था। सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा दी एंटोनी लॉरेंट लावेजिया ने। ठीक है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर का पूछेगा कि शब्द का सबसे पहले इसका शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप नाम लिखोगे रोबर्ट वायर ने। कब किया, 1661 में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कि सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा दी किसने दी थी, एंटोनी लॉरेंट लावेजिया ने। ठीक है, दूसरा तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रक्रिया पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा ये है कि अगर बोलेगा इसको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग कार्य किया जा सकता है तो नहीं किया जा सकता है। अब हम तत्व कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। धातु, आधातु, उपधातु। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धातु, आधातु और उपधातु। तो सबसे पहले हम आधातु, धातु और आधातु उपधातु के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु के बारे में। तो धातु क्या होते हैं, ये कठोर होती हैं। क्या होती हैं, ये है कठोर होती है, विद्युत की सुचालक होती है। जो विद्युत है उसकी सुचालक होती है। उष्मा की सुचालक होती हैं और उष्मा मतलब कि उष्मा की सुचालक होती है। कठोर एकदम मतलब कठोर एकदम ठोस होती है। विद्युत की सुचालक, इसमें जो विद्युत होती है वो भी बिजली भी इधर से उधर संचालित की जा सकती है। और उसमें अगर हम इसको गर्माते ताप करते हैं तो ये हीट भी होती है। और ध्वनि उत्पन्न, अगर हम उसको सोने को चांदी को पीटते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करती है। और चमकीली होती है और तान्यत, अगर हम इनको खींचते हैं धातुओं को तो ये खींचती हैं, लंबी छोटी मोटी पतली होती है। ठीक है, उसी तरीके से उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, पारद। मैंने चित्र भी देखो, चित्र के द्वारा भी समझाने की कोशिश करिए यहाँ पर आप लोगों को कि सोना ये है। सोना तो सभी जानते हैं कैसा होता है। चांदी ये जो, लेकिन इसके बारे में कोई शायद ही कम जानते होंगे आप लोग। ये जो चीज़ है ना, ये जो नीचे लिक्विड की तरह पड़ा हुआ, ये क्या है, ये है पारा।
क्या है ये पारा सोने के उसमें काम आती है। और ये आधातु के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कठोर नहीं होती हैं, ठीक है। आधातु जो होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विभिन्न रंगों की होती हैं, विभिन्न रंगों की होती हैं। और इसमें ताप की कुचालक होते हैं, मतलब अधातु में तो ताप होता था, लेकिन इसमें नहीं होता है ताप, ठीक है। और उष्मा की कुचालक, और ना ही इसमें उष्मा होती है। चमकीली प्रतिध्वनि नहीं होती, और ना ही ये चमकीली होती है, और ना ही इनमें कोई ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। देखिए मैंने इसमें चित्र में भी आपको लगाने समझाया है। ये देखिए ऑक्सीजन हो गया हमारा, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, ठीक है। तो आपको धातु और अधातु दोनों समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम करेंगे उपधातु। उपधातु क्या होती हैं, ठीक है। कुछ धातु और कुछ अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं, उन्हें ही उपधातु कहते हैं। जैसे कि इसमें धातुएं भी होंगी, अधातुएं भी होंगी, दोनों ही गुणधर्म पाए जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उपधातु। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनिया, ठीक है। देखिए मैंने ये चित्र लगा रखा है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं बोरॉन को, सिलिकॉन को और जर्मेनिया को, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारे उपधातु के उदाहरण। आई होप आप सभी को अच्छे से सारा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो हम अब तीसरे चैप्टर की वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।